आज एक बढ़िया इंटरव्यू किया हम लोगों ने। बिहार की जो पूरी राजनीति है ना, उसमें कुछ ऐसे नाम हैं जो बड़े हैं और कुछ ऐसे नाम हैं जो बहुत बड़े हैं। आज एक बहुत बड़े नाम का हम लोगों ने इंटरव्यू किया है। नाम क्या है उनका? अशोक चौधरी। उनके बारे में बहुत कुछ बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तकरीबन जितने भी लोग बिहार को जानते हैं, बिहार पॉलिटिक्स को जानते हैं, बीजेपी को जानते हैं, जेडीयू को जानते हैं, एलजेपी को जानते हैं, वो सब अशोक चौधरी को ज़रूर जानते होंगे। मिनिस्टर भी हैं बिहार सरकार में, और समझ लीजिए एक बहुत बड़ा दलित नेता है। उनकी बेटी हैं शांभवी चौधरी, जो कि समस्तीपुर से एमपी हैं। उनका भी हमने इंटरव्यू किया था तकरीबन 1 साल पहले। अभी आज के इंटरव्यू में हमने उनसे बात की और उनसे जाना कि 2025 में जब इलेक्शन आ रहे हैं, उसके पहले जो है वो जेडीयू की क्या पूरी रणनीति क्या रहेगी। उनसे ये भी जाना कि शराबबंदी जो है वो उसका क्या फ्यूचर है। उनसे ये भी जाना कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य जो है वो अभी कैसा है। और इसके अलावा कई सारी चीज़ों पे हमने उनसे बात की कि उनके मन में अभी कई सारी चीज़ों को लेके खुशी किस बात की है, मलाल किस चीज़ का है, कैसा लगता है जब उनके परिवार को, उनके घर के बाकी सदस्यों का नाम पॉलिटिकल माइलेज के लिए खींचा जाता है। और बहुत खुल के तकरीबन 1 घंटे तक अशोक चौधरी जी ने हमसे बात की और मज़ा आया बात करके, बहुत अच्छा लगा। कुछ नेता होते हैं जो बहुत दब के बात करते हैं, वो आधी चीज़ों को बताते हैं और जितना बताते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो छुपाते हैं। पर थैंक्स टू अशोक चौधरी, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जितने भी हमने सवाल पूछे उनसे, सारे सवालों का उन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ जवाब दिया। और तकरीबन हमारा जो इंतज़ार था उनके इंटरव्यू के लिए, वो आज एक बहुत अच्छी बात में ख़त्म हुआ। आइए सीधा बात करते हैं उनसे पॉश बिहारी के अगले एपिसोड में। अरे भाई कहाँ है जी अशोक चौधरी? अब आपके पास बैठे हैं, मेरे पास लाइसेंसी बंदूक है, अब यहाँ पर रख करके हम इंटरव्यू दे रहे हैं। अशोक चौधरी की तरह टिकट खरीद के अपने बेटी को एमपी बना दे। प्रशांत किशोर जितना हड़बड़ी में है, तो हड़बड़ी में वो चाह रहे हैं कि हम देश के दूसरे अरविंद केजरीवाल बन जाए। ऑल इंडिया अंबानी सेकुलर पार्टी, अंबानी पार्टी ऑफ इंडिया। अगर हमसे पूछिए कॉलेज वॉलेज में रहता है तो हमको लगता है साले जूता खोल के पिटाई करते उसका। और उसमें नीतीश कुमार जी रहे ना उस चीज को देखने के लिए। कोई आदमी कह सकता है कि हाँ नीतीश कुमार भारी गड़बड़ आदमी है, बहुत बेकार कर दिया, बिहार को डुबा दिया। शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट नहीं। प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, इनको लगता है कि नीतीश कुमार के लिए तो कुछ एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं, तो अब क्या करें। तो उन कह देते हैं कि बीमार हैं जी, बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। तेजस्वी जी तो बहुत छोटे हैं ना, घूम लिया सब जिला। हम नीतीश जी के साथ बाई चॉइस आए हैं ना, कोई हमको बहला फुसला के थोड़ी लाया है। भाई अशोक चौधरी जी का मैं अभिनंदन करता हूँ। कन्विंस एंटरप्रेन्योर्स कि भाई आप बिहार में निवेश करिए, या जो बिहार के लोग हैं वो बिहार में ही रहिए। लालू यादव तो अभी थोड़ा माइल्ड हुए हैं, पहले तो और बुलिश रहते थे ना कि सब उनको लगता था मेरे ही वोट पर ये सब जीतता है। तो रामविलास जी को इतना उन्होंने प्रताड़ित किया कि रामविलास जी भाग गए इनको छोड़ करके। चले जाइए, सब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को देख लीजिए, जब हट जाते हैं तब ज्ञान देते हैं, जब रहते हैं तब कुछ करवे नहीं करते हैं। वो तो उनका हालत तो दलित से भी बदतर हो जाएगा। कहनाने के लिए रहेंगे ब्राह्मण, और है ही नहीं है कुछ, न घर डंडन है, न कपड़ा है, न कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप 3 बेटियों के पिता हैं? जी हाँ, हम भी डॉटर्स क्लब के मेंबर हैं। और तकरीबन मैंने जब शांभवी का इंटरव्यू किया था, मैंने उनको बोला था कि आपके पापा सिर्फ लेडीज से घिरे हुए हैं, घर में काफ़ी मुश्किल होती है उनके लिए। लेकिन एक बात बताइए, जेंडर इक्वालिटी पे आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, जेंडर इक्वालिटी तो होना ही चाहिए, और जेंडर बायसनेस तो कतई एक्सेप्टेड नहीं है। नॉट दैट कि आई एम हैविंग 3 daughters in my kitty, but if you see, if you want to grow this state, लगभग 13-14 करोड़ की आबादी है, आधी आबादी महिलाओं की है, तो 7 करोड़, ठीक है। If you talk about inclusive growth, if you talk about sustainable growth, if you talk about per capita income, अगर इस आधी आबादी को आप पढ़ाइएगा लिखाइएगा नहीं और इसको मुख्य धारा में नहीं रखिएगा,
तो आप पर कैपिटा इनकम कैसे इंक्रीज करिएगा? तब तो आधी आबादी जो है वो कुछ करेगी नहीं, घर में बैठी रहेगी। तो इस आधी आबादी को मेन स्ट्रीम में लाना, उनको मुख्य धारा में जोड़ के रखना, उनको हर तरह से जो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में होता है वो सब काम करवाना और उसके लिए स्किल करना, उनको मोरली हाई करना, उनको कॉन्फिडेंट करना, ये तो प्रायोरिटी है सरकार की। ये सरकार को तो ये पहले काम है, वो करना चाहिए। अदरवाइज हम अपने देश के पर कैपिटा इनकम को या हम अपने प्रदेश के पर कैपिटा इनकम को कैसे इंक्रीज करेंगे? बेटियां हैं, उनको आगे बढ़ाना एज अ फादर क्यों जरूरी है? ये आपको, बिकॉज एंड ऑफ द डे तो दे हैव टू लीड देयर ओन लाइफ, हुएवर इज, चाहे बेटा हो या बेटी हो, जीवन में तो उसको अपने बल पैर पर ही खड़ा होकर आगे बढ़ना है। तो जब तक बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं होगा, एक्सपोज नहीं होगा, दुनियादारी समझेगा नहीं, तो कल आज पिता के साए में है, कल पति के साए में रहेगा, फिर कोई भैंसुर के साए में रहेगा, ससुर के साए में रहेगा। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव देयर ओन ओपिनियन, देयर ओन थॉट्स, देयर ओन लॉजिकल, बिकॉज इफ समबडी इज wants to you to grow, he will listen to you ना, he will understand you। तो अपना तो व्यू पॉइंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपना आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, ये तो बहुत मिनिमम है। आपने अपने पिता की भी पॉलिटिक्स देखी है, आपने अपनी भी पॉलिटिक्स देखी है, आप अपनी बेटी की भी पॉलिटिक्स देख रहे हैं, क्या फर्क पाते हैं सबके अप्रोच में? ये बहुत फर्क है। माई फादर वॉज वेरी, उनके बारे में कहा जाता है कि वो थोड़ा बहुत ही सौम्य व्यवहार के लोग थे, और सोसाइटी में क्योंकि उन लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन देखा, उन लोगों ने बहुत कठिनाई जीवन में देखी और बहुत वहाँ से ऊपर उठ करके आए, तो उनको लगता था कि जो हम अचीव कर लिए ये बहुत है। बट पिताजी ने जब हमको पढ़ाया लिखाया, क्योंकि जब हम 1968 हमारा बॉर्न है, तो मेरे फादर ऑलरेडी एमएलए थे, तो हम पटना में पढ़े लिखे और अच्छी हमको पढ़ाई मिली और मेरा एक अच्छा सर्किल मिला जहां हमको कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया, एक्सेप्ट वन टाइम। जीवन में एक ही बार हमको डिस्क्रिमिनेशन हुआ। बताएंगे उस बारे में? वो एक हमारा पहले लेट मी फिनिश दैट। तो वो उसमें हमारी जब अपब्रिंगिंग हुई तो हम सब कास्ट पटना कॉलेज में पढ़े लिखे, मास्टर्स किए, तो हमारा सर्किल इज डिफरेंट था, मेरे फ्रेंड सर्किल डिफरेंट थे सब लोग, तो किसी ने हमको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, तो हम अपने आप को कंटेम्प्रेरी मानते थे। एंड आई वाज द मोस्ट, जिसको बोलते हैं वोकल, एंड अपने बाकी दोस्तों से हम ज़्यादा वोकल थे। तो जिसको बोलते हैं होता है ना सब ग्रुप में लीडर, रिंग ग्रुप का मुखिया, हाँ रिंग लीडर टाइप का जो कॉलेज में होता है, तो हम उस तरह के थे। तो हम जब राजनीति में आए तो आई हैव टेकन एवरीथिंग ऑन डिफरेंट लेवल। हमको लगा नहीं कि नहीं ये गलत है, हमको जो मेरा बनता है उनको मिलना चाहिए, और उसके लिए हम लड़ना शुरू किए। और हमारे पिताजी 1952 से 2000 तक एमएलए रहे, 9 टर्म, उसमें उनको कभी इलेक्टेड डेलीगेट नहीं बनाया गया, प्रदेश का डेलीगेट होता था कांग्रेस पार्टी में, और एआईसीसी मेंबर तो बनाया ही नहीं गया, क्योंकि वहां पर एक थॉट था कि भाई आप रिजर्व कंस्टिट्यूंसी से लड़ते हैं तो डेलीगेट भी आप ही होइएगा और एमएलए भी आप ही होइएगा। तो लेकिन जब हम आए तो हम ना सिर्फ इलेक्टेड डेलीगेट हुए, पिताजी को भी बनवाए, अपने भी आईसीसी मेंबर हुए, पिताजी को भी आईसीसी मेंबर बनवाए। कि भाई हमने तो कहीं दलित होने के लिए एप्लीकेशन थोड़ी देने गए थे, और हम किसी से कम थोड़ी हैं कि हमको आप डिप्राइव कर दिएगा जस्ट बिकॉज कि आई एम शेड्यूल कास्ट, के आप तो रिजर्व सीट से लड़ते हैं तो भाई आप चुनाव भी लड़िएगा, डेलीगेट भी नहीं हुए। हम लड़े, तो माई पॉलिटिक्स इज स्लाइटली डिफरेंट नाउ। शांभवी इज डूइंग अ डिफरेंट पॉलिटिक्स, वो पूरा इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ, महिला एम्पावरमेंट, शी इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। अब नए जैसे जैसे लोग नए हो जाते हैं तो उनका थॉट प्रोसेस अलग हो जाता है, अप्रोच में कुछ डिफरेंस होता है। कभी आपको लगता है कि कभी आप बोलते हैं कि नहीं इसको इस तरह से करो, इस तरह से करो, वो कभी एक होता है कि दोनों आके एक टसल हो जाता है कि भाई नहीं मुझे तो ऐसे करना है, तुमको ऐसे करना है। हाँ, शी लॉट ऑफ टाइम शी सेज कि डैडी प्लीज डोंट इंटरफेयर, आई एम हैंडलिंग इट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैंडलिंग इट, लीव इट, छोड़ देते हैं, लेट इट बी। आप खुद पिछड़े वर्ग से हैं, कभी आपको ऐसा लगता है कि पिछड़े वर्ग की याद लोगों को तभी आती है, नेताओं को तभी आती है जब इलेक्शंस होते हैं? बिल्कुल, उसमें कहाँ दो मत है। नहीं, जैसे कि आप देखिएगा कि गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें जो हैं शेड्यूल कास्ट की कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। क्यों?
वन ऑफ द रीजन। शेड्यूल कास्ट के लीडर्स आपके यहाँ मेहनत करते हैं, काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट जब आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है गठबंधन में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लिए, शेड्यूल कास्ट की सीट को कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, बहुत वोकल नहीं होते हैं ना, क्योंकि बहुत उनका अपब्रिंगिंग इस तरह का रहता है कि वो, अब आप देखिए कि उसका बहुत कारण है। अंबेडकर जी चाहते थे बाबा साहब की जो कंसोंसी बने वो 2-3 कंसोंसी मिल करके रिजर्व्ड का एक कंसोंसी बने जिसमें सिर्फ रिजर्व्ड ही रिजर्व को वोट करें, देन दैट इज द रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेड्यूल कास्ट। बट इफ यू नाउ सी द होल शेड्यूल कास्ट कंसोंसी इन ऑल ओवर इंडिया, द कास्ट विच इज डोमिनेटिंग दे आर नॉट बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट। तो इफ आई हैव टू गेट इलेक्टेड, नेक्स्ट टाइम, हमको अगर दोबारा चुनना है तो हम अपनी कंसोंसी के मतों को ठीक करेंगे ना, तो उसमें संख्या ज्यादा जिसकी है उसको ज्यादा वैल्यू देंगे। तो रियल रिप्रेजेंटेशन तो हुआ नहीं शेड्यूल कास्ट का। तो चाटुकारिता का से है कि अब वोकल सीटें हैं तो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है गठबंधन सीटें। अब आप देखिए 2 पॉलिटिकल पार्टी थी, जनता दल यूनाइटेड और भाजपा, तो इनको 1-1 सीट ही मिला गठबंधन में। लोजपा जो है वो 3 सीट ले गई, बीइंग स्मॉल पार्टी, बट उनको 3 सीट मिल गया रिजर्व सीट, और भाजपा और जेडीयू 1-1 ही सीट पर लड़ पाई। तो कॉम्प्रोमाइज सीटें हो जाती है, दिट इज अ रियलिटी। It is a reality which you feel. Tell me one thing, you being so successful in politics, you are so well educated, your family is well educated. जब आपके जैसा इंसान एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वो लोगों की किस्मत बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, do you feel empowered? देखिए, किस्मत तो बनाते और बिगाड़ते बाबा महादेव है। धरती पर किसी की औकात नहीं है कि किसी की किस्मत बना दे और किसी का किस्मत बिगाड़ दे। वो तो अपना आप प्रारब्ध लेके आते हैं और बाकी महादेव की कृपा होती है तभी आदमी आता है। इसीलिए कहा जाता है कि मैन प्रपोज एंड गॉड डिस्पोज। ये फ्रेज बहुत पुराना है, सालों साल से चला आ रहा है। तो हर कोई बनाता, किस्मत तो महादेव की कृपा रहनी चाहिए तभी किसी का किस्मत बन सकता है। दैट आई फर्मली बिलीव इट। और जहाँ तक बात है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मच क्वालिफाइड देन मी बट दे आर नॉट सक्सेसफुल। व्हाई? एक बार हम एक बहस में गए थे कि कर्म बड़ा कि भाग्य बड़ा, उस पर बहुत डिबेट हुआ कि कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है। तो कर्म तो बहुत लोगों का है। See, lot of people are working so hard, but they are not earning. There are a lot of people you will see, they are not done their proper education, but they are multi-millionaires. Why? How? Because success is I think is a combination of luck and of karma. Do you believe in karma? Yes, I do believe. Do you believe that everything that you do comes back to you? Yes, definitely. Have you ever felt it in life? बिल्कुल 100%, बहुत बार। अच्छा काम करिएगा, लोगों के प्रति प्यार रखिएगा तो पीपल विल, द होल कायनात विल हेल्प यू। शाहरुख खान को आप ले आए बीच में इसमें तो। और कभी आपको ऐसा लगा कि जो पावर है उसने कभी कोई एक मोमेंट आया हो जिसने आपको लगा हो कि इस मोमेंट में शायद मैं थोड़ा एरोगेंट हो गया? बहुत एक आध बार होता है, कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं, कुछ बोल देते हैं तो बाद में रियलाइज करते हैं कि नहीं। देखिए, ऐसा है कि नेता के पास सब लोगों का एक पहले के जो आज से 10-15 वर्ष पहले का जो थॉट प्रोसेस है उसमें एवरीबडी यूज्ड टू थिंक कि पॉलिटिशियन इज द वेरी पावरफुल टूल टू गेट थिंग्स डन। एग्जैक्टली। और उस भाव से लोग अभी भी आते हैं, बट इट इज नॉट दैट कि अब नाउ आफ्टर आरटीआई, रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस, आफ्टर सो मच ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ जुडिशरी, यू कांट। आप बहुत से बहुत 19 को फीस कर सकते हैं। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। आप 9 को 20 इस युग में नहीं कर सकते। लेकिन जनता तो समझती है कि आप 19 को 36 और 100-150 कभी भी कर सकते नहीं कर सकते। दैट इज नॉट पॉसिबल। डू यू थिंक पॉलिटिशियंस आर नॉट एज पावरफुल एज वोटर्स थिंक? नो, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ एज पावरफुल। द थिंग इज कि हम जो हमारी जो जवाबदेही है वो सरकार की योजनाओं को अच्छे से ट्रांसपेरेंट जमीन पर उतारने की है। जो हमारे नेता का आइडियोलॉजी है, सपोज दैट कि आई एम इन जेडीयू एंड आई एम हैविंग अ लीडर लाइक नीतीश कुमार हु वांट्स न्याय के साथ विकास, तो हाउ दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द ग्राउंड, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें कुछ लोगों का लेकिन है क्या कि अब लोग पर्सनल फेवर चाहते हैं,
पॉलिटिक्स में तो लोग आते हैं कि भाई उनका है तो उसको ट्रांसफर कर दीजिए, उनका है तो उनको नौकरी लगा दीजिए, तो बहुत संभव नहीं हो पाता है। दैट इज नॉट वेरी, बहुत पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें अब, क्योंकि अब आरटीआई का जमाना है, सिस्टम है। तो आप योजनाओं को, नई योजनाओं को लाना, उसको इम्प्लीमेंट करना और उसको अच्छे से लोगों के पास जाना, जिससे कि आपके प्रति या आपके आइडियोलॉजी के प्रति और आपके लीडर के प्रति लोगों में आकर्षण बढ़े। दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन लोगों को, जो लोग आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, मेरे ख्याल से उनमें काफ़ी जल्दी होती है कि बस आपके पास उन्होंने कुछ आग्रह किया और वो तुरंत पूरा हो जाना चाहिए। ये है, लेकिन अब लोग भी समझते हैं, मतलब लोग भी समझते हैं, बहुत लोगों का होने लायक होता बहुत सा जेन्युइन भी इश्यूज है। ऐसा नहीं है कि जेन्युइन इशू है कि कोई सुन नहीं रहा है, 4 बार जा रहा है, नोबडी इज टेकिंग इंटरेस्ट, बेचारा उसका कोई गॉडफादर नहीं है, तो नोबडी, तो उसमें हम लोग लगाते हैं कि भाई इनजस्टिस हो रहा है, करो उसको मदद, उसका फिक्स कर पाते हैं अपॉइंटमेंट्स, उसकी बात कहते हैं, ये सब। लेकिन आप लोग के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है, ये बात सही है। ये हाँ, अलादीन का कोई चिराग नहीं है। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी दोनों परमानेंट नहीं रह पाती है। पर्सनल लेवल पे कितना ये चीज़ आपको अफेक्ट करती है, क्योंकि आप कांग्रेस में भी रहे हैं। देखिए, मेरे फादर हमको कहते थे, वो अब राजनीति बदल गई है, कि असेंबली में लोग आइडियोलॉजी पर लड़ते थे, बहस करते थे, लेकिन किसी के घर में कोई ऐसा सोशल फंक्शन हो गया तो पहले चीनी कोटा पे मिलता था, तो अपने अपने कोटा से लोग चीनी भिजवाता। तो घोर विरोधी के यहाँ भी, किसी की बेटी की शादी है, चावल ला रहा है कोई, उसके यहाँ आलू होता है वो भिजवा रहा है उसके यहाँ। भाई ये एक जिसको बोलते हैं एक कोहेसिवनेस था लोगों के इंटरनल, एक पॉलिटिकल फिटिनिटी का बोध था आपस में, और वो लोग कहीं ना कहीं एक उससे बंधे रहते थे कि लोग का आना जाना, सम्मान, मिलना जुलना, बात करना। पॉलिटिक्स में अपना विचारधारा, आइडियोलॉजी की लड़ाई अलग, व्यक्तिगत संबंध अलग, लेकिन अब तो ऐसी हो गई है पॉलिटिक्स की पर्सनल रिलेशन कुछ है ही नहीं। मतलब आप आइडियोलॉजी पर भी लड़ रहे हैं और पर्सनल भी लड़ रहे हैं। कभी भी कोई आपको मतलब कहीं पकड़वाएगा, आप आइडियोलॉजिकल लड़ रहे हैं तो कभी काली फेंकवा देगा 5 टुल्लू कर लगा के, कुछ भी कर सकता है। जब आपने ये बात की तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जब लेट्स से फॉर शांभवी की ही बात कर लें, जब एज अ फादर, इस बात का आप जवाब दीजिएगा, मैं एज अ पॉलिटिशियन आपसे ये बात नहीं पूछ रहा हूँ, एज अ फादर, जब आपकी बेटी को या आपके परिवार को खींचा जाता है राजनीति दंगल में, क्या दिमाग में चलता है? क्रिटिसिज्म का कोई लेवल नहीं है, हाउ डज इट इफेक्ट यू? देखिए, एक तो है कि सोसाइटी हैज डिक्रीज्ड। अब चले जाइए किसी गांव में या मोहल्ले में, तो दरोगा जी को लोग प्रणाम नहीं करता है। द पर्सन हु इज बीइंग बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू, है ना भाई। कोई थाना का एरिया का डीएसपी हो, इंस्पेक्टर हो, उसको लोग रिस्पेक्ट से प्रणाम नहीं करता है। लेकिन उसी जगह का कोई भाई हो, गुंडा मावाली टाइप का, उसको 4 बार घूम घूम के प्रणाम करता है लोग। तो सोसाइटी भी गिर गई है ऐसा हमने बहुत सारे इंसिडेंट देखा है ऐसा, कि भाई उनको प्रणाम करता है लोग, मतलब जो एक रॉबिन हुड टाइप का है लोग होते हैं, उनको प्रणाम करता है, और अपने जो पुलिस फोर्स के दरोगा हैं या इंस्पेक्टर हैं उनको नहीं प्रणाम करता है। तो सोसाइटी हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड। कुछ मतलब मानवीय मूल्य हैं जिनको हम सोशल साइंस में जिसको हम लोग पढ़ते थे, उसमें डिक्रीज आया है। तो उसका इफेक्ट पॉलिटिक्स में भी है, उसका इफेक्ट ब्यूरोक्रेसी में भी है, उसका इफेक्ट आम जनों के उसमें भी है। बट जब इस तरह की क्रिटिसिज्म आप सुनते हैं, नहीं, तो देखिए, आप घर पर आके आप क्या सोचते हैं? हम तो बहुत झेल के यहाँ आए हैं। आज यहाँ अगर हम पहुंचे हैं तो आई हैव ऑल्सो सीन लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। 2000 में जब हम एमएलए बने थे, उसके बाद से लेकर के आज तक 25 साल में हमने बहुत अप एंड डाउन देखा है। और हम हमेशा कहते हैं कि जीवन में, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में अगर आप हैं तो यू हैव टू बी very tough for all this. But this sort of criticism where where everything is being everyone is being dragged, I'm sure that it would hurt you at personal level. नहीं, बिल्कुल हर्ट करता है, बट क्या करेंगे, डॉक्टर तो कहा नहीं था। डॉक्टर, अगर आप बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहता है कि 1 हफ्ता तक सुबह शाम ये टैबलेट खाइए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। हम बीमार तो थे नहीं। I have taken this
पॉलिटिक्स एज ए चॉइस, तो अब जो इसका बैगेज है उसको तो झेलना पड़ेगा ना। आपको 42 डिग्री 44 डिग्री में आपको घूमना पड़ेगा, वोट मांगना पड़ेगा, 5 डिग्री में भी पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, आपको 11 बजे रात में भी कोई नॉक कर सकता है, अपने परेशानी के लिए फ़ोन कर सकता है, आपको फ़ोन उठाना पड़ेगा। दिस इज़ यू कांट 10 to 5, ये जॉब नहीं है ना। और कभी भी कोई भी, अब तो सोशल मीडिया आने के बाद एनीबडी कैन क्रिएट अ फेक अकाउंट एंड सेज एनीथिंग फॉर यू। क्या कर सकते हैं आप? जस्ट यू हैव टू इग्नोर। आपने किया था अभी प्रशांत किशोर पे, आपने केस किया है। नहीं, वो तो हमने इसलिए किया कि प्रशांत किशोर, देखिए हम वैसे लोग हैं जो लंबे समय से सोशली हम लोग अपलिफ्ट नहीं हो पाए थे। अब फॉर्चुनेट है कि मेरे फादर 1952 में एमएलए बन गए, हम उनके बेटे हैं, और हमको फिर पिताजी ने अपने सीट पर हमको लड़ाया, हम जीत करके आए, मंत्री बन गए, फिर हमने एक अपना कैरियर शुरू कर दिया। सबको इतने लकी नहीं होते हैं दलित परिवार में, जिसका एक जनरेशन 1952 से लेकर के अभी तक एक्टिव पॉलिटिक्स में हो, 77-78 साल की राजनीति में। बहुत कम परिवार दलितों में हैं। तो अगर हमको माननीय हमारे पिताजी ने पढ़ाया लिखाया, तो हम जो एक बड़ा तबका है, मेरा एक जो तबका है, उसके लिए हम आइडियल बनना चाहते हैं ना, कि अननेसेसरी अगर कोई तुमको बुली करता है, दो सक्षम प्राधिकार में तुम्हें अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है, उसका प्रयोग करो। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या समझते हैं, उतार चढ़ने वाला पास ही करेगा, उसको तो मार मुर के मुंह हाथ फुला देगा, पीट पाट देगा। आज भी इस पूरे देश में सबसे ज्यादा रेप केस दलितों की बच्चियों पर ही क्यों होता है? आज भी क्या कारण है कि दलित बच्चियों पर ही रिपोर्टेड रेप केस जितना है दलित बच्चियों पर इस देश में, हिंदुस्तान में शेड्यूल कास्ट की बच्चियों पर? क्या कारण है इसका? इसलिए कि उसके माता पिता इतने सक्षम नहीं है कि भोकली इसका चुनाव लड़ाई लड़े। आप ये जो लड़ाई आपने शुरू की है, ये लड़ाई आप लड़ेंगे पूरी तरह बिल्कुल से? लड़ेंगे, बिल्कुल। या बीच में छोड़ेंगे इसको? क्यों छोड़ेंगे? ये तो हमारा इंडिविजुअल लड़ाई है, मेरे पूरे सिस्टम के लिए हम लड़ रहे हैं। अरे हम तो इग्नोर भी कर सकते थे, ऐसा बहुत लोग हमको बोलता रहता है, इग्नोर भी कर सकते थे, लेकिन क्यों हमको लगा कि ये तो गलत बात है कि आप एक तरफ चिराग पासवान की बड़ाई करते हैं और एक तरफ आप शांभवी के लिए कहते हैं कि इन्होंने पैसा टिकट खरीद लिया। हाँ, मतलब मैं भी ये चीज सोच रहा था कि दोनों तरफ से कैसे दोनों तरफ से बैटिंग हो कैसे रही। हाँ, तब हेड भी आपका, टेल भी आपका। हाँ। ये तो नहीं चलेगा। आप अपनी सुविधा के हिसाब से बोलिएगा और कंफ्यूजन क्रिएट कीजिएगा जनता में, ऐसा नहीं हो सकता है ना भाई। डू यू थिंक इट्स इजियर फॉर प्रशांत किशोर टू क्रिटिसाइज एवरीवन बिकॉज उनका कोई पॉलिटिकल लेगेसी नहीं है? इट इज नॉट अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल लेगेसी। कभी वो पावर में नहीं रहे हैं तो? नहीं, पावर में रहना नहीं रहना इज अ डिफरेंट थिंग। मतलब प्रशांत किशोर जितना हड़बड़ी में है और हड़बड़ी में वो चाह रहे हैं कि हम देश के दूसरे अरविंद केजरीवाल बन जाए, तो हर जगह बिहार इज अ डिफरेंट प्लेस। बिहार इज नॉट दिल्ली। ये पूरा अलग यहाँ पर है, ठीक है, लेट हिम। अब उनके भाग्य में क्या है ये तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि दैट इज अ करेक्ट पॉलिटिक्स। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? मतलब अब पैसे के बल पर ही राजनीति अगर करे ना होगा तो अंबानी भी एक पार्टी बना लेंगे, ऑल इंडिया अंबानी सेक्युलर पार्टी, अंबानी पार्टी ऑफ इंडिया, और अडानी भी बना लेंगे, अडानी पार्टी ऑफ इंडिया। बनाने के लिए क्या है, वो भी महात्मा गांधी का नाम यूज करके गांधी अंबानी ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी बना देंगे। उसमें क्या है, जब ऐसे ही एक बात बताइए, आप नीतीश कुमार के काफी क्लोज हैं, कि थोड़ा आपको, आप इमोशनल लेवल पे भी उनसे अटैच्ड हैं? जब उनकी इस तरह से क्रिटिसिज्म होती है तो अशोक चौधरी को कितना खराब लगता है? अब अगर हमसे पूछिए कॉलेज वॉलेज में रहता है तो हमको लगता है साले जूता खोल के पिटाई करते उसका, लेकिन अब क्योंकि कॉलेज में है नहीं, राजनीति में है, तो अपने तरीके से अपनी बात को देखिए। कोई लेवल, किसी व्यक्ति का एक पॉलिटिकल लेवल होता है। क्योंकि हमारे यहाँ लिटरेसी नहीं है, लिटरेसी लेवल कम है, और उसके लिए माननीय नेता बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हमारी महिलाएं भी पढ़ें, हमारे लोग भी पढ़ें, सो दैट दे कैन बी रैशनल एंड लॉजिकल, नॉट
कोई उनको जात के नाम पे, कोई उनको धर्म के नाम पे उनको कोई बहा कर ना ले जाए। तो अब हो सकता है कि नीतीश कुमार का ये प्रयास जो है वो उसमें 10 साल लगे और उसमें नीतीश कुमार जी रहे ना उस चीज को देखने के लिए, मगर प्रयास तो है। आज कोई भी आदमी मदन मोहन मालवीय जी को या भूलता थोड़ी है जो सोशल सेक्टर्स में काम किए हैं। हम लोग अपनी किताब में पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या जब विधवा विवाह का विरोध कर रहे थे तो उनका धोती उती सब खोल दिया, लोग विरोध हुआ इतना। लेकिन आखिर में जिस सामाजिक कुरीति के खिलाफ में वो लड़ाई लड़े, आज हमारे जैसे लोग, चाहे जो हमारा यंग जनरेशन उनको पढ़ता है ना और उनको याद करता है कि दैट ही वाज अ ग्रेट मैन, उस समय उन्होंने ये थॉट लाया कि नहीं भाई विधवा प्रथा जो है वो खत्म होना चाहिए। तो उसी तरह से आज नीतीश कुमार बाल विवाह के खिलाफ हैं, नीतीश कुमार आज दहेज प्रथा के खिलाफ हैं, नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली ला रहे हैं, नीतीश कुमार प्रजनन दर कम करना चाहते हैं, नीतीश कुमार बच्चों को हमारे पढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए 25,000 प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराया, टोला सेवक तालमी मरकज लाया, 10 से 15% बच्चे स्कूल से बाहर थे, किसी किसी जिले में 10%, किसी किसी में लगभग, उन सबको विद्यालय लाने का काम किया। विद्यालय लाने के बाद हर पंचायत में +2 का स्कूल खोला, सो दैट कि आपको यू डोंट हैव टू गो वेरी लॉन्ग फॉर हाई स्कूल। +2 विद्यालय पंचायत में खोलने का काम किया। क्यों? क्योंकि उनको इस बात का आभास है कि हम पर स्क्वायर किलोमीटर में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेटेड स्टेट हैं। हमारी संख्या लगभग 13-14 करोड़ है और हमारे यहाँ नौजवानों की संख्या बहुत है। तो हम कैसे उनको स्किल्ड करें, कैसे उनको हम ट्रेन करें। हम लैंडलॉक स्टेट हैं, हमारे यहाँ कोई पोर्ट नहीं है, बंदरगाह नहीं है। और हमारे नीतीश कुमार को जो बिहार मिला कैसा बिहार, ये भी तो यू हैव टू सी ना कि भाई आप 20 साल में, आपको तो 20 साल मिला। लॉट ऑफ पीपल से ना नीतीश कुमार जी को 20 साल मिला। अरे तो 20 साल जब मिला तो नीतीश कुमार को मिला क्या? दैट इज ट्रू कि नीतीश जी को 20 साल मिला, बट व्हाट वाज हैविंग इन नीतीश कुमार पॉकेट, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपके पास, जब हम आपको यहां से कलकत्ता भेज रहे थे तो आपके पॉकेट में कितना पैसा था कि भाई आपने जो है 10,000 को क्या नाम है दिया गया था आपको, उसको आप 5 लाख करके आ रहे हैं कि 10,000 को आप 500 करके दे दिए। जब लालू प्रसाद यादव जी को बिहार मिला था, जब कांग्रेस के रिजिम था, तो कांग्रेस के समय में 3.5 से 4% का ग्रोथ रेट था बिहार का। ओके। और जब नीतीश जी को बिहार मिला तो ये 2.3% का बिहार था ग्रोथ रेट। नीतीश जी ने उसको 10.4% पे किया 20 साल में। पर कैपिटा इनकम 7,000 था, आज 66,000 पर कैपिटा इनकम। 3% लोगों के घर में शौचालय था, आज मुख्यमंत्री जी ने लोहिया स्वच्छ मिशन बना करके सबके घर में शौचालय, 95% लोगों के घर में शौचालय दिया। जो महिलाएं रात का इंतजार करती थी, जिसको सूरज अच्छा नहीं लगता था, जिसको पूरी दुनिया को सूरज अच्छा लगता है, महिलाएं इंतजार करती थी कि रात हो तो हम बाहर जाएं शौच के लिए, तो उस मानवीय दृष्टिकोण से माननीय नेता ने कराया और भारत सरकार ने बाद में उसको अंगीकार किया। लेकिन फर्स्ट हु हैज स्टार्टेड दिस, हु हैज गॉट दिस माइंड दैट समथिंग आई हैव टू डू विद दीज लेडीज, ये जो हमारी महिलाएं हैं उसके लिए, हु हैज गॉट थॉट। 4 से 5% बच्चे जो हैं, सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट 4th और 5th के बाद बिहार में था बच्चियों का। इंडिया में टॉप कर रहा था बिहार ड्रॉप आउट रेट में, महिलाओं को, बच्चियों को। सर्वे कराए नेता, पता चला कि ये बच्चियां जो है सियानी हो जाती हैं और इनके पास अच्छा कपड़ा नहीं होता था कि ये विद्यालय जाए, कपड़ा पहनती, उतना अच्छा कपड़ा नहीं था, मतलब they were not able to afford, they can't afford, गरीब लोगों की बच्चियां थी। तो नेता ने उनको विद्यालय लाने के लिए पोशाक योजना की शुरुआत की। हिंदुस्तान के आजादी के इतिहास में बिहार पहला राज्य था जिन्हें महिलाओं को, और उस समय कितने बच्चियां पास करते, 4.5 लाख बच्चे मैट्रिक पास करते, तो 20,000 25,000 महिलाएं थी। आज 18 लाख में 9 लाख से ऊपर महिलाएं हैं, 51% हमारे यहाँ बच्चियां मैट्रिक पास कर रही। तो दैट इज द डिफरेंस नो। 10,000 रुपया मैट्रिक में, 15,000 रुपया +2 में, 50,000 रुपया ग्रेजुएशन में प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। हायर एजुकेशन की को उन्होंने फ्री किया महिलाओं के लिए। तो दीज आर द स्टेप्स विच हैज बीन टेकन बाय नीतीश कुमार फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, कि जो नीचे का तबका जो बहुत लंबे समय से पीछे पड़ा हुआ था, उसको हम कैसे आगे लेकर के आए। तो ये एक बड़ा मतलब चेंज है ना।
आज समय में पूरे देश में 1,30,00,000 जीविका दीदी सिर्फ बिहार में इन्वॉल्व हैं। और जीविका की योजना की शुरुआत किसने की? नीतीश कुमार ने। सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर के इसको स्ट्रेंथन करने का काम किया। आज पूरे देश में सस्टेनेबल ग्रोथ की बात होती है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होती है, तो नीतीश जी ने उस सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ के पायनियर हैं। और उन्होंने इन महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनके जीवन को, लाइवलीहुड को उनका इंक्रीज किया। पहले तो औरत 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया के लिए मर्द के पीछे घूमती थी। आज मर्द जो है औरत के पीछे घूम रहा है। चले जाइए गाँव में कि हमको आज 50 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, लौटा देंगे, हमको सैलरी मिलेगा। दिस इज द डिफरेंस which Nitish ji has done in this state. Otherwise 20 साल के रूल के बाद आज पूरे बिहार में घूम जाइए, कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश कुमार का? कहीं भी कोई आदमी कह सकता है कि हाँ नीतीश कुमार भारी गड़बड़ आदमी है, बहुत बेकार कर दिया, बिहार को डुबा दिया? नॉट अ सिंगल पर्सन। बट उनका स्वास्थ्य जो है वो एक आम जनता में एक सवाल का विषय बना हुआ है। लोगों ने बना दिया है। ये जो है ना, बार बार बोल बोल करके इन लोगों ने बना दिया है। प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, इनको लगता है कि नीतीश कुमार के लिए तो कुछ एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं, तो अब क्या करें? तो उन कह देते हैं कि बीमार हैं, इनकी बुलेटिन जारी करिए। पब्लिक में मन में एक फूड ऑफ थॉट विस्पर करने के लिए देते हैं नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी रोज घूम रहे हैं। किसने पूरी बिहार की यात्रा पिछले 5 साल में खत्म की? पूरे बिहार के सब जिलों को किसने घूमा? बहुत तेजस्वी जी तो बहुत छोटे हैं ना, घूम लिया सब जिला। 20 में से हटे हैं जब से, तो बोले थे हम पूरा बिहार घूमे। प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार घूम लिए। कोशिश तो कर रहे हैं कि घूम लें। कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश तो अनंत है। अब आज से हम निकले, हम कहे कि पूरा दुनिया का हम यात्रा करेंगे। अभी 2 देश घूम के कहे कि अभी हम कर रहे हैं, कितना दिन में करिएगा? दैट इज ऑल्सो। नीतीश कुमार ने तो पूरा बिहार घूमा और वो उन सब योजनाओं को भी देखे। जिन योजनाओं का निर्माण होना है स्पॉट पर गए। तो ही इज अ वर्कहॉलिक चीफ मिनिस्टर हु इज ऑलवेज हैविंग दिस भूख है उनको कि हम कैसे बिहार को बदलें, कैसे बिहार के लिए काम करें, कैसे बिहार के लिए हम आगे लेकर के जाएं। क्या ये अगला इलेक्शन वापस आपकी सरकार बन रही है? बिल्कुल 200% अच्छे, बहुत अच्छे मार्जिन से बनेगी। और क्या नीतीश जी ही आपके बिल्कुल चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार भी रहेंगे, एनडीए के उम्मीदवार भी होंगे वही, और मुख्यमंत्री भी बनेंगे वही। क्या, क्योंकि आप नीतीश कुमार के काफी क्लोज हैं, आम जनता आपके सर्कल में भी, हम लोगों को भी कई बार बोला जाता है कि अशोक चौधरी बहुत पावरफुल है, और ये बार बार मुझे भी पर्सनली बोला है कि अशोक चौधरी बहुत पावरफुल है। क्या कभी आपको विपक्षी दलों ने या लोगों ने ल्योर किया है अपनी पार्टी में? कभी उन्होंने बोला है कि हाँ आप जेडीयू छोड़ दीजिए? इस तरह का कभी लालच आपको दिया गया है? कोई लालच, देखिए लालच नहीं, या एक तर्क दिया गया हो कि आप ना हम अपनी मरते जीवन नीतीश कुमार जी को नहीं छोड़ने वाले हैं। वो सब हमारे, ही इज अ मैन विद कमिटमेंट। और हम नीतीश जी के साथ बाई चॉइस आए हैं ना, कोई हमको भला फुसला के थोड़ी लाया है। हम गए थे 2014 में, एक पदयात्रा हमने किया था, बुद्धा टू गांधी। 380 किलोमीटर की पदयात्रा हुई थी जब 14 में सरकार बन गई थी, और ये लोग भूमि अधिग्रहण बिल को वापस लेना चाह रहे थे। तो उसके खिलाफ में हमने बुद्धा टू गांधी, बोधगया से लेके चंपारण तक का 380 किलोमीटर की हमने यात्रा की थी 18 दिन। उस यात्रा में हमने नीतीश कुमार को समझने का प्रयास किया। एक एक खीरा वाला, साइकिल पंचर वाला, अंडा बेचने वाला, सत्तू बेचने वाला, सब्जी वाला, जहाँ, क्योंकि पूरी यात्रा हम पैदल किए थे। सब लोग कहता था कि हमने 14 में नीतीश जी को वोट नहीं दिया है, 15 में तो कोई हाल में नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाना है। और जाके हमने पूरी बात सोनिया जी को कहा था कि 18 दिन में कम से कम कुछ नहीं होगा तो कम से कम 50-1,000 लोगों से हम मिले हैं, डिफरेंट सेक्टर्स के। सब लोग कहते हैं कि नीतीश जी को वापस लाएंगे, और फिर हम लोगों ने नीतीश जी के साथ गठबंधन करके अलायंस किया और सरकार 15 में बनी। तो नीतीश जी का काम है। कांग्रेस क्यों छोड़ा आपने? कांग्रेस हम इसलिए छोड़े कि लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के प्रति ऑनेस्ट नहीं थे। और जब हम 14 में लोकसभा के समय में भी हम थे, तो उस समय भी
रामविलास जी अलाइव थे तो कांग्रेस, आरजेडी, रामविलास पासवान, ये हम लोग तीनों को साथ आना था। मगर लालू प्रसाद यादव चाहते नहीं थे कि रामविलास जी को इतनी सीट दी जाए। क्यों? काम ऑनेस्ट नहीं है ना, किसी के साथ ऑनेस्ट नहीं है। लालू यादव तो अभी थोड़ा माइल्ड हुए हैं, पहले तो और बुलिश रहते थे ना कि सब उनको लगता था मेरे ही वोट पर ये सब जीतता है, तो उसका वोट ले लेते थे और उनको सीट सब सड़ा गला पहुंचा देते थे। तो रामविलास जी को इतना उन्होंने प्रताड़ित किया कि रामविलास जी भाग गए इनको छोड़ करके। और राहुल जी चाहते थे तो राहुल जी को इन्होंने एश्योर कर दिया कि हम आपको इतना सीट देंगे, 12 सीट और 8 सीट 6-8 सीट। राहुल जी चाहते कि 20-20 पर 20 आरजेडी लगे, 20 में हम लोग दोनों बोल दिए। उसके बाद फिर मतलब ऐसी स्थिति कर दी कि रामविलास जी वॉज क्वाइट अनकंफर्टेबल बिकॉज ही वॉज नॉट फाइनलाइजिंग एनीथिंग, सो ही वेंट टू एनडीए। क्या करते, अकेले लड़ने की स्थिति में नहीं थे तो एनडीए के साथ चले गए। जब वो एनडीए के साथ चले गए तो लालू जी ने कांग्रेस का पार्टी का सीट घटा करके 6 या 8 कर दिया। ये आरजेडी और कांग्रेस आपको लगता है दोनों एक दूसरे के लिए मजबूरी के साथी हैं? आरजेडी के लिए कांग्रेस को रखना मजबूरी है क्योंकि उनको लगता है कि कांग्रेस अलग उम्मीदवार बना देगा तो माइनॉरिटी जो वोट्स हैं वो हमारे बिखर जाएंगे। और कांग्रेस के लिए कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन कांग्रेस पता नहीं क्यों खड़े ही नहीं होना चाह रही अपने पैरों पर। क्या लगता है आपको एज अ नेता? कांग्रेस को पूरे प्रोसेस को रीथिंक करना पड़ेगा। हम भी तो लंबे समय तक कांग्रेस में रहे ना, तो हमको भी तो मोह माया है ही है कांग्रेस से, ऐसा तो है नहीं। किसी के घर हम लोग 10 दिन 15 दिन रह जाते हैं और वो बेचारा अच्छे से खाना खिला देता पिला देता तो जीवन भर याद रखते हैं भाई उसके घर गए थे, बड़ा सेवा किया था 5 दिन। चुनाव में किसी के घर रह गए तो उससे इतना संबंध हो जाता है कि भाई नहीं भाई उसके बाल बच्चा का कहा है नहीं है, शादी ब्याह मरनी हरनी में जाना शुरू कर देते हैं, रिश्ता बनाते हैं कि भाई 5 दिन 10 दिन चुनाव में रहे थे तो इसने बड़ा हम लोगों का ख्याल रखा था। तो कांग्रेस पार्टी तो इतने साल से रहे, लेकिन अब वो कांग्रेस रही नहीं। जो कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, जो कांग्रेस इंदिरा गांधी थी, वो कांग्रेस अब रही नहीं। कांग्रेस हैज लॉस्ट स्टिल ओन फील्ड। और जो भी कारण रहा हो, आई वोंट से कि, लेकिन जिसके बलबूते कांग्रेस थी उसको आपने खत्म कर दिया। मंडल कमीशन में आपने पूरे हिंदी वर्ल्ड में विरोध कर दिया, तो मंडल के जो लोग थे जो कांग्रेस के साथ थे, जो बड़ा चंक था बैकवर्ड दलित का, उनको लगा कि ये अप्रकाश की पार्टी हो गई। आप उस छवि को बचा नहीं पाए और यहाँ आप अलायंस कर लिए लालू से जो अप्रकाश विरोधी है, तो न नर में रहे न नारी में रहे। शराब एक बड़ा मुद्दा बन रहा है इलेक्शन कैंपेन का, आपको लगता है कि जस्टिफाइड है? देखिए, शराबबंदी एक बड़ा बोल्ड डिसीजन होता है किसी भी लीडर के लिए, और नीतीश जी बोल्ड डिसीजंस और बड़े डिसीजंस लेने के लिए जाने जाते हैं। और ये महिलाओं के कहने पर लिया गया था और हमको लगता है कि बाय एंड लार्ज इसका फायदा ही हुआ है प्रदेश की इकोनॉमी में, रूरल जो ग्रोथ है परचेजिंग पावर में। क्योंकि अगर किसी को 300 रुपये मिलता था दिहाड़ी 400 रुपये, तो 100-200 रुपये का पी करके आ जाता था, पत्नी के हाथ में 250 150 और 250 रुपये देता। अब ये है कि लोग आता है कोई जाता है, डर है लोगों में। अभी एक अलग बात लोग कहते हैं कि भाई मिलता है, तो भाई आप SC/ST एक्ट लाए, SC/ST एक्ट में दलितों पर उत्पीड़न खत्म हो गया। आप आर्म्स एक्ट लाए, आर्म्स एक्ट का बंदूक लेके लोग चलना बंद कर दिया। आप डाउरी एक्ट लाए, तो डाउरी एक्ट में आज प्रताड़ना खत्म हो गया दहेज के लिए महिलाओं में। ये सब बाद में आया ना, ये सब ऐड हुआ है ना, SC/ST एक्ट, आर्म्स एक्ट, डाउरी एक्ट। अब आप लेकर के आए, आपने नैरोकोटिक ब्यूरो ऑफ इंडिया बनाया, DG बनाया, उसमें हर जगह आपको एंटी नैरोकोटिक ब्यूरो का ऑफिस है। आपका बोलिए कि इस देश में गांजा चरस अफीम बंद हो गया, बोलिए भाई। बट बिहार में ड्रग्स की प्रॉब्लम है भाई, जो कि लोग कहते हैं कि बच्चे या बड़े शराब नहीं पी रहे हैं लेकिन वो ड्रग्स ले रहे हैं। नहीं, ये एक आर्गुमेंट कर रहे हैं, एक बात कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ठीक है हो रहा होगा, आई डोंट डिनाई इट, क्योंकि पूरे देश में दुनिया में हो रहा है तो बिहार में भी होता होगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि है ना, कुछ ना कुछ तो है। तो हाउ कैन यू से कि हम शराबबंदी लाए तो नीतीश जी ला दिए तो खत्म हो गया। अरे एक्ट सुधार के लिए बनता है, आपको वो एक परसेप्शन बनाने के लिए बनता है, और
every act takes lot of time to adjust and digest in the people of citizen के दिमाग में एडजस्ट करने में, तो वो अभी समय लग रहा है, लेकिन उसका फायदा हुआ है। अब देखिए कोई भी बारात फट से लग जाता है, कहीं भी आप देखिए रोज एक्सीडेंट हो रहा है, दारू पी करके लोग, मोटरसाइकिल से पहले कितना एक्सीडेंट हो जाता था लोगों का, तो फायदा भी हुआ है और इसका शराबबंदी का कहीं ना कहीं फायदा ही हुआ है, नुकसान कुछ नहीं हुआ। फॉर्मर डीजीपी जो थे गुप्तेश्वर पांडे, उनका हमने पॉडकास्ट किया था थोड़े दिन पहले। हाँ। और उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छा कदम था और नीतीश कुमार जेन्युइनली चाहते थे कि शराब बंद हो जाए, लेकिन सिस्टम ने उनको फेल कर दिया। जो सिस्टम था वो उन्होंने उनको फेल कर दिया और इस वजह से शराबबंदी जो है वो बिहार में सक्सेसफुल नहीं हो पाई। आपने कभी इस बारे में सोचा है कि क्यों शराबबंदी? नहीं, ये कहना तो हम एग्री नहीं करते हैं। अब जब डीजी थे तो कभी नहीं कहे कि शराबबंदी अनसक्सेसफुल हो गया है। गुप्तेश्वर पांडे जी जब डीजी थे तो किसी मंच से उन्होंने कहा कि शराबबंदी बिहार में अनसक्सेसफुल हो गया, लेकिन उन्होंने शराबबंदी के लिए कैंपेन बहुत किया था। तो वहां कैंपेन किया था एज ए डीजी, लेकिन ये नहीं ना कहा कि हाँ ये अनसक्सेसफुल हो गया है। अब हटने के बाद ही लोगों को ज्ञान आता है, ये भी बड़ा बात है। चले जाइए सब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को देख लीजिए, जब हट जाते हैं तब ज्ञान देते हैं, और जब रहते हैं तब कुछ करवे नहीं करते हैं। यू वर द डीजी, how you say that it is unsuccessful? I always say it is a successful, but might be there will be a difference of percentage. I will say 90%, you will say 60%. Might be there is a differences before the percentage, but how can you say that it is unsuccessful? एक तरफ सरकार जो है वो कई ऐसी नीतियां ला रही है जहां पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है बिहार में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है, लेकिन बिजनेसमैन की चिंता है कि ईज ऑफ लिविंग, हम जिंदा कैसे रहेंगे। इस पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा हुआ है। जो अभी मर्डर हुआ पटना में, जो बिजनेस वर्ग है, जो व्यापारी है, वो डरा हुआ है। ये घटना के बाद तो सही में आई कैन से कि लोग मर्माहत बहुत हैं, और क्योंकि घटना ऐसे जगह पर हुई जिसमें कि सब लोग के लिए चिंता का विषय है। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि 48 घंटे में न सिर्फ किलर पकड़ा गया, कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे। हम समझते हैं बहुत जल्द पटना पुलिस इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा आजकल में, और सब बात को लाएगा कि किस परिस्थिति में हुआ है। और लोग जो कह रहे हैं कि 1-1.5 घंटा हो गया पुलिस को आने में, नोबडी हैज इन्फॉर्म्ड पुलिस। आप 112 पे खबर तो कर सकते थे कि घटना हो गई। पुलिस स्टेशन बिल्कुल बगल में है। हो, पुलिस स्टेशन बगल में है, बट नोबडी हैज इन्फॉर्म्ड पुलिस। जैसे कोई आवाज हुआ तो बहुत सी शादियां होती है, पनास में, मौर्या में तो रेगुलर शादियां होती रहती है। तो शादी का पटाखा था, गोली का पटाखा था, अगर 112 पे आप फोन कर देते। हमारा 112 इतना इफेक्टिव है कि हम 5 मिनट में, जो हमको शायद 2 दिन लग गया, हमको हो सकता है कि हम उसी समय रात में नैप कर देते, क्योंकि हमारा तो पूरा सिस्टम है। सब जगह 112 में पुलिस हमारे, सब जगह जिप्सियां हैं, तो नैप होता ना, या फिर उसमें कोई कोताही बरतता तो वो होता। आप उनको उठा करके बिना बताए वहां से आप मेडिवर्सल ले गए। इनमें एक बात कह रहे हैं, अब हो सकता है कि इतना पैनिक हो गया कि लोग को स्ट्राइक नहीं किया, और मेडिवर्सल जाने के बाद जब हॉस्पिटल के लोगों ने थाना को फोन किया कि नेचुरली जब गोली लगा हुआ पेशेंट आता है तो हॉस्पिटल इन्फॉर्म करता है, तब वहां से कंकड़बाग थाना ने सबको इन्फॉर्म किया। तो नेचुरली इस पूरे प्रोसेस में देर हो गया। इट इज नॉट दैट कि पुलिस, जैसे परसेप्शन लोग बना रहे हैं कि पुलिस 1 घंटा 1.5 घंटा, इट इज नॉट पॉसिबल। इफ यू वोंट इन्फॉर्म, हाउ द पुलिस विल कम टू नो क्या दैट समथिंग हैज हैपेंड इन योर हाउस? गेटिंग माय पॉइंट? अगर हमको यहाँ पर कुछ हो जाता है, हम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, हाउ द पुलिस विल कम टू नो? But on one hand, where the government is trying to bring in a lot of investment, government is trying to convince entrepreneurs कि भाई आप बिहार में निवेश करिए, या जो बिहार के लोग हैं वो बिहार में ही रहिए। उनके लिए जब जेल से पूरा जो कॉन्स्पिरेसी है वो रचा जाता है और एक बहुत ही प्रमुख बिजनेसमैन को मार दिया जाता है सरेआम, तो गवर्नमेंट के लिए ये मुश्किल नहीं हो जाता है कि कैसे ट्रस्ट वापस जीतेंगे? नहीं, हमको लगता है कि हम लोग ये प्रयास जरूर कर रहे हैं कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन लोग को चिन्हित करके और उन पर त्वरित कार्रवाई की जाए। इस पूरे कांड को तुरंत इसका उद्भेदन हो,
तुरंत उन लोगों को स्पीडी ट्रायल चलाकर उनको सजा दिलाई जाए, ये सरकार की हमारी जवाबदेही है और उस काम को हम लोग कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, इस तरह के जो अवांछित तत्व हैं समाज में, उनको किसी तरह का कोई पॉलिटिकल प्रोटेक्शन ना हो। जो हमारे पहले के लोग दिया करते थे तो उसमें लोगों में रहता था कि भाई कहाँ जाएंगे हम, वेयर शुड आई गो, द पीपल हु आर इन द हेल्थ अफेयर्स दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस, बट राइट नाउ इट इज नॉट लाइक दैट, पीपल आर देयर फॉर देम, एवरीबडी इज देयर, एंड जितना उनका परिवार मर्माहत है उससे ज्यादा हमारे नेता नहीं मर्माहत हैं, उससे ज्यादा मर्माहत हैं कि हाउ दिस हैज हैपेंड, कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई। और सबका उन्होंने क्लास लगाया, तभी तो 48 घंटे के अंदर में पूरा इसका पटाक्षेप हुआ है जो आज हमने अखबार में पढ़ा है। हम समझते हैं जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो जाए पटना पुलिस का तो और अच्छे से इसका क्लैरिटी होगी। नीतीश कुमार के जो अलायंसेज हैं वो बार बार चेंज होते हैं, आप पर्सनली इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, फ्लिप फ्लॉप्स अब होंगे नहीं होंगे, क्योंकि वो एक आरोप तो नेता ने बहुत बार स्पष्ट रूप से कहा है पिछले कि अब हम बीजेपी के अलायंस के साथ हैं और यही मेरा नेचुरल अलायंस है। हमसे गड़बड़ियां हुई, कुछ लोग ने हमें मतलब इन्फ्लुएंस करके और कन्विंस करके इस तरह से मजबूर किया, लेकिन अब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। पॉलिटिक्स आपके लिए आइडियोलॉजी है या पावर है? आइडियोलॉजी है। किस तरह की आइडियोलॉजी पे विश्वास हम रखते हैं? इन जो लोग लंबे समय से आज़ादी के 70-75 साल बाद भी जिनको एम्पावरमेंट नहीं मिला है, उनको एम्पावर करना, जो लोग को अभी भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए, जो मेरे नेता का आइडियोलॉजी है, जो लोग कहते थे जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी, इस आइडियोलॉजी के आदमी हैं कि लोकतंत्र और प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है वोट देने का, उनको अधिकार है सरकार के जो बेनिफिट्स हैं उसको उठाने का, उनको अधिकार है राजनीतिक के मुख्य धारा में लाने का, जो हमारे नेता ने किया है। एकल पद पर हम समझते हैं कि 70-75 साल की आज़ादी में नीतीश कुमार पहला व्यक्ति है जिसने एकल पद पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मुखिया बनाया, जिला परिषद बनाया, आधी आबादी को उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया। जो लोग कभी कहते थे कि हाँ भाई महिलाएं घर में चूल्हा चक्की कर रही हैं, झाड़ू पोछा कर रही हैं, आज देखिए मुखिया बनी हुई हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष बनी हुई हैं। तो that is the main idea of politics. क्या इलेक्शंस के बाद जेडीयू और बीजेपी का अलायंस कंटिन्यू रहेगा? नहीं, बिल्कुल रहेगा, 100% रहेगा। इस बार के इलेक्शंस में एक महसूस किया जा रहा है कि जो बिहार का इलेक्शन है वो दिल्ली से ज्यादा कंट्रोल हो रहा है। ये आपकी ही पार्टी की बात नहीं है, आपके अलायंस की बात नहीं है, तकरीबन सभी पार्टीज का यही लग रहा है कि जो ये डू यू थिंक द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार हैज शिफ्टेड टू दिल्ली? इज No, not at all. The BJP's leaders, high command is in Delhi, so BJP politics there is in Delhi. हमारे तो हाई कमान पटना में रहते हैं, तो हमारे हाई कमान तो पटना में है। कास्ट सेंसस को लेके आपकी क्या नहीं, अच्छी पहल है, वेरी नाइस, वेरी गुड, क्योंकि ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जो बजट बनता है उसमें वो समाज जो बड़ा तबका है, जो लंबे समय से आज़ादी के बाद में मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाया है, उनको कैसे हम ऐड करें। क्योंकि जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं तो इंक्लूसिव ग्रोथ में तो वो भी आते हैं, वो भी वोट देते हैं, तो आखिर में उनको हम ऐसा क्या प्लान बनाएं कि जिससे कि उनको हम जोड़ने का काम करें और उनके साथ हम क्या व्यवस्था करें कि उनको भी हम मेन स्ट्रीम में लेके आए, आर्थिक रूप से उनको मजबूत करें। अभी माननीय नेता ने जो जातीय गणना किया था उसमें 94 लाख ऐसे परिवार थे जो डिफरेंट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अति पिछड़ा, जनरल कास्ट के भी, जो जिनकी माली हालत अच्छी नहीं है। सपोज दैट कि किसी के कोई ब्राह्मण परिवार का, राजपूत परिवार का, भूमिहार परिवार का आदमी है और उसके परदादा के पास 100 बीघा खेत थे, परदादा 4 भाई थे, तो 4 बाट में हुआ, 4 भाई के 8 बेटा हुए, 2 तो 8 में बटा करते करते अब जो अंत में बच गया बेचारे के पास कुछ है ही नहीं है, कराने के लिए तो है भूमिहार, लेकिन जमीन है कुछ है ही नहीं उनके पास। तो उनके लिए क्या योजना होनी चाहिए सो दैट कि वी कैन अपलिफ्ट हिम, बिकॉज वी डोंट हैव एनी योजना, नो स्कीम फॉर देम। अपर कास्ट के लिए कोई स्कीम ही नहीं है, पिछड़ा के लिए है, अति पिछड़ा के लिए, दलित के लिए, लेकिन वैसे जो परिवार हैं क्या वो इसी तरह से घूमते रहेंगे? वो तो उनका हालत तो दलित से भी बदतर हो जाएगा। कराने के लिए रहेंगे ब्राह्मण, अब है ही नहीं है कुछ, न घर डंडन है, न कपड़ा है, न कुछ है, पानी भी नहीं है, व्यवस्था भी नहीं है। तो हाउ टू एम्पावर देम?
कि वो मेन धारा में आए, तो वैसे ही अति पिछड़ा भी है, वैसे महादलित भी है, दलित भी है। तो उन सबको कैसे हम स्कीम्स ला करके उनको एम्पावर्ड करें, सो दैट कि आने वाले 4-5 साल में उनकी लिविंग जो जीवन यापन का स्तर है वो ऊपर उठे। तो आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन पे के ज्यादा फेवर में हैं, या आप नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, रिजर्वेशन बिटवीन रिजर्वेशन ये होना चाहिए। जो तबका छूट गया है, जिसको रिजर्वेशन नहीं मिल पाया है, उनको रिजर्वेशन में प्रेफरेंस मिलना ही चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि कास्ट पॉलिटिक्स जो है उसने बिहार के इलेक्शंस के या बिहार के डेवलपमेंट को ओवर पावर किया है? डू यू थिंक दैट? देखिए, ये दोनों बड़ा फाइन लाइन है, बहुत फाइन लाइन है। ओके, कास्ट हमने बनाया नहीं, कास्ट तो पहले से बना हुआ है। आप शेड्यूल कास्ट को जमीन रखने नहीं दिए, आप शेड्यूल कास्ट को पशु रखने नहीं दिए, आप शेड्यूल कास्ट को की स्थिति बदतर से बदतर बना के रखे। जब से आज़ादी हुआ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आए, और समझिए कि ये एक गॉड गिफ्ट था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान बनाने की कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। अगर कोई और होता तो हो सकता है कि ये भी प्रावधान नहीं होता। लड़ झगड़ के समझिए उस सिस्टम में भी बाबा साहब ने कितना लड़ाई लड़ा होगा। तो उन्होंने रिजर्वेशन का प्रावधान किया कि भाई द पीपल हु आर अनटचेबल, सबको नहीं दिया। जो उन पे साथ छुआछूत था, जिनका हाथ का पानी नहीं पिया जाता था, जिनकी परछाई लग जाने से नहाना पड़ता था, जिनके पैर का पांव पर चढ़ जाने पर फिर आपको जाके नहाना पड़ता था, वैसे लोगों को आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो एक सोसाइटी ये है। और 70 साल बाद आज भी हमने आपको कहा कि देश में सबसे ज्यादा रेप विक्टिम जो है शेड्यूल कास्ट की महिलाएं हैं। रिपोर्टेड, अनरिपोर्टेड छोड़ दीजिए। अभी भी जो उनकी माली हालात है वो अच्छी नहीं है। 70 साल की आजादी के बाद भी, मींस दैट कि द रिजर्वेशन व्हिच वाज गिवन टू हिम फॉर 10 years और 20 years getting extended, but they are not getting politically and economically powerful. तो what is the meaning of reservation? क्या मतलब इस रिजर्वेशन का? 70 साल से आप रिजर्वेशन रखे हुए हैं और वो लोग अपलिफ्ट हो ही नहीं रहा है। इट मीन्स कि देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन। एक बात। दूसरी बात है कि हम कास्टलेस सोसाइटी चाहते हैं, बट कास्टलेस सोसाइटी ऐसे नहीं ना होगा। ओके, कास्टलेस सोसाइटी तो ऐसे होगा तब ना कास्टलेस सोसाइटी होगा। सब कोई ग्रो करे उसके बाद आप। अब जो लोग बोलते हैं कास्टलेस सोसाइटी, हम तो मानते हैं कास्टलेस सोसाइटी कि हो जाना चाहिए कास्टलेस सोसाइटी। जब आप डिस्क्रिमिनेशन बंद कर दीजिए, जब आप ये बंद कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, हो जाइए। लेकिन सोसाइटी इसको तैयार करे तब तो। एंड हाउ डू यू थिंक द सोसाइटी विल बी रेडी फॉर अ सिस्टम व्हिच इज इक्वल, व्हिच ट्रीट्स एवरीवन इक्वल? कुछ तो सरकार के डर से होता है। आज हटा लीजिए SC ST का एक्ट, देखिए कितना लपड़ झपड़ होना लगेगा, कितना पिटाने लगेगा SC ST। एक्ट हटा लीजिए, केस करने का अधिकार हटा लीजिए। अब देखिए गांव देहात में, देश में कितना SC पिटाने लगेगा। बट SC ST एक्ट जो है, इट इज आल्सो बीइंग मिसयूज्ड अ लॉट। यस, एग्री। देयर इज अ फियर। देन एग्री। डाउरी एक्ट सबसे ज्यादा, हम जेल मिनिस्टर हैं, डाउरी एक्ट सबसे ज्यादा मिसयूज हो रहा है। सबसे ज्यादा मिसयूज डाउरी एक्ट और SC ST एक्ट पड़ता। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट भी दिया है। जो चीज फैक्ट है हम उससे डिसएग्री नहीं कर रहे हैं, हम कहां डिसएग्री कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हटा लीजिए तब कहते हैं। एक तो हुआ कि आपने इनपावर्ड किया, अब हमको बंदूक दिए, अब आपके पास बैठे हुए, मेरे पास लाइसेंसी बंदूक है, अब यहां पर रख करके हम इंटरव्यू दे रहे हैं। आज एक घर में रख के इंटरव्यू दे रहे हैं, दोनों में फर्क है कि नहीं है? तो जो एक्ट आया है बहुत से लोग रख कर देते हैं, SC ST डरा देते हैं कि हम SC ST हैं। कुछ भी कहा, उसको डांटा, उसको तो पदाधिकारी पर SC ST कर दिया। ऐसा है, यू आर राइट। डू यू थिंक ऑफ अ परमानेंट सोल्यूशन टू द ये जो माइग्रेशन होता है, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन आपने सोचा? माइग्रेशन देखिए, हम लोग तो पिछले, अगर आप इफ यू सी फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years देयर इज अ रिवर्स माइग्रेशन। अगर आप डेटा देखिएगा तो हम तो रिवर्स माइग्रेशन करा रहे हैं। और जो हम लोग का ये जो 10 लाख रुपए का हम लोग रोजगार के लिए, उद्योग के लिए 10 लाख दे रहे हैं, जिसमें 5 लाख रुपया सरकार का अनुदान और 5 लाख रुपया आपको इंटरेस्ट फ्री लोन, तब इत्मीनान से इंस्टॉलमेंट में बंद कर। तो एनीबडी, तो आज हमारे यहाँ 300 गुना स्टार्टअप्स बड़े हैं।
दैट इज कॉल्ड रिवर्स माइग्रेशन, कि लोग आ रहे हैं, लोग कर रहे हैं। पहले क्या था, पहले था कि लोग नौकरी के लिए परेशान रहते थे, यहीं नहीं नौकरी मिला तो मजदूरी करने चल जाएगा। एक और हमारे यहाँ सिस्टम है, जो बड़े घर के हैं, मतलब कास्ट वाइज, वो यहाँ मजदूरी नहीं करना चाहते हैं, पंजाब में जाके मजदूरी कर लेंगे। तो उनका एक अपना इशू है कि भाई कहाँ है, तो बोल रहेगा कि सूरत में काम कर रहे हैं, और वहाँ क्या काम कर रहे हैं ये पता अब नहीं। यहाँ पर क्या काम, अब यहाँ पर उनको काम करने कहिएगा बिहार में तो तैयार नहीं होते हैं। तो एक वो भी एक प्रॉब्लम है, इश्यूज है। तो इन सब से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि काम कोई खराब नहीं होता है। काम, हर काम आप अपने लाइवलीहुड के लिए कोई भी तरह का काम कर रहे हैं, दैट इज अ गुड काम, कोई खराब काम नहीं होता है। इसीलिए अब हम लोग अभी हम समझते हैं कि हमारे यहाँ जो MOU साइंड है और जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं वो लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास का है। अभी आपका गया के आगे एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल पार्क भारत सरकार ने दिया है, जो गया से आगे, तो बहुत चीज। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि ये जो 5 साल का समय हमारा है ना, द कमिंग 5 years, ये बिहार की समृद्धि का समय है, आर्थिक संपन्नता का समय है। याद करिए, ये वही बिहार जगह है जहां पर मौर्य राजवंश ने बांग्लादेश से लेकर के और अफगानिस्तान तक राज करने का काम किया था, और सम्राट अशोक ने यहीं से, इसी बिहार की धरती राजगीर से अखंड भारत का सपना देखा था। ये वो बिहार है, और इसी बिहार में मौर्य राजवंश में इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाया था। इसीलिए बिहार के पास पोटेंशियल बहुत है, बिहार के पास बुद्धि बहुत है, सिर्फ बिहार को प्रॉपर एक चैनलाइज करने की जरूरत है, और हमारे नेता ने इसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म इन 20 वर्षों में बनाया है। अब आने वाला जो 5 वर्ष का हमारा समय है, ये मेरी आर्थिक संपन्नता का समय है। क्या इंडिया के शासन में बिहार सेफ है? क्यों नहीं सेफ है? क्या खराबी क्या है? 20 साल में एक भी नक्सल एक्टिविटी हुआ? एक भी? कोई भी बता दीजिए कि नक्सल एक्टिविटी हुआ हो। 100 नरसंहार हुआ? नीतीश जी को कैसा बिहार मिला था? 118 नरसंहार का बिहार था, और यहाँ जातीय उन्माद अपने चरम पर था, नक्सलवाद अपनी पूरी पैठ फैलाया हुआ था, पूरा जमुई बांका का इलाका, पूरा जहानाबाद, मसौड़ी, यहाँ मसौड़ी बगल में है, मसौड़ी से आगे आप रात में जा नहीं सकते थे, पूरा नक्सलवाद अपने चरम पर था, पूरा रोहतास भभुआ का इलाका। क्या है? कहीं नहीं नक्सलवाद है, लोग आराम से खेती कर रहे हैं। लोग खेती करते नहीं थे, लाल सलाम लाल झंडा गाड़ देता था लोग। नक्सलवाद अपने चरम पर था, जातीय उन्माद अपने चरम पर था, धार्मिक उन्माद अपने चरम पर था। 20 साल में बताइए एक भी दंगा हुआ है बिहार में? एक दंगा 20 साल में एक भी दंगा बिहार में हुआ हो हिंदू मुस्लिम का? क्योंकि जब जब ईद, बकरीद, होली, दिवाली होता था, लोग सहमे रहते थे। हमारा नेता जो है टेलीफोन पर भर रात जगा रहता था, DMSP से कहीं कुछ होता था, विरोधी दल के नेता तक को, विरोधी दल के जो उस इलाके के नेता होते थे, विधायक होते, उनको भी फोन करता था। लेकिन जो आपके विपक्षी दल के लोग हैं वो कहते हैं कि जंगल राज वापस आ गया है। अच्छा, तो ऐसा आप एक्सपेक्ट करिएगा? क्या एक्सपेक्ट करिएगा विरोधी से, जो वापस हमको हटा के सत्ता में आना चाहता है? क्या कहेगा कि नीतीश कुमार जैसा कोई नेता नहीं है? नीतीश कुमार नए बिहार के विश्वकर्मा हैं, इन्होंने इनको विकास पुरुष कहा जाता है तो सही कहा जाता है। वो तो बोलेगा ही ना, वो तो परसेप्शन बनाएगा ही ना। चुनाव का समय तो ही विल क्रिएट ए परसेप्शन, बट गो एंड आस्क पीपल जिनको गांव में जो रहते हैं कि नीतीश कुमार, घोर से घोर विरोधी भी नीतीश कुमार के बारे में कहता है नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम किया। नॉट अ सिंगल पर्सन सेज, इवन वी गो टू माइनॉरिटी पीपल, दे से कि नीतीश कुमार जैसा दूसरा नेता नहीं मिलेगा बिहार को, वोट नहीं करते हैं। As someone who is very close to Nitish Kumar, have you ever felt or have people ever told you that you are the one who will take his legacy forward? No, I don't think so. अभी तो my leader is capable enough to lead this state. तो इसलिए ये सब अभी सोचने का ना समय है, ना ये सब करने का काम है। नीतीश जी के ऊपर बिहार की जनता को भरोसा है। नीतीश जी हमारे, हम लोग तो उनको मानस पिता बोलते हैं। हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं इस प्रदेश में, उन्होंने उनको मानस पिता की उपाधि दी है कि जितना काम नीतीश कुमार ने किया है, तो जब तक हमारे मानस पिता सक्षम है, तो अभी हम तो जितना लंबी आयु हो, मेरा भी उम्र लग जाए कि इतना काम करते हैं, इतना लोगों का कल्याण करते हैं, तो कम से कम कुछ और अच्छा करेंगे।
हम लोग तो उनके बड़ा बृहद जो अम्ब्रेला है उसमें अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करते हैं। इलेक्शंस आ रहे हैं, युवाओं को, वोटर्स को क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम तो यही कहेंगे कि आप हमेशा जब भी लोकतंत्र और प्रजातंत्र में वोट सबसे बड़ी चीज़ है। जब भी वोट करिए इस ख्याल से करिए कि आने वाला समय हमारी आर्थिक समृद्धि का है। जो गाड़ी चल रही है इतनी तेज गति से, उस गाड़ी को और तेज चलाने के लिए उसमें जहां आपको लकड़ी मिले, कोयला मिले, पेट्रोल मिले, डीजल मिले, किरासन मिले, उस इंजन में डालिए कि इसकी स्पीड और तेज हो। और हम जो आर्थिक संपन्नता के लिए जो हम लोग सोच रहे हैं, 66,000 पर कैपिटा इनकम से 1 लाख पर कैपिटा इनकम हम लोग बिहार की जनता को ले जाना चाहते हैं, उसमें सहभागी बनिए। पर्सनली आपके लिए इलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। Are you nervous? Are you No, I am very confident. you're confident that you're winning? Yes, You're yes. coming back? Yes, yes, very confident, क्योंकि जनता नीतीश जी को चाहती है। मेरे चाहने से और उसके चाहने, हम लोग तो लटक में हैं। नेता ही को जनता चाहती है। इसमें कोई एक अशोक चौधरी रहेगा नहीं रहेगा, कोई रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार हिमसेल्फ इज द इंजन विच विल पुल ऑल द बोगीज। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात Thank करके। you, thank बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच।